उखाड़ देख लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूकंप के बारे में और उसके आगे सुनामी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भूकंप क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। पृथ्वी के अंदर जो कंपन पैदा होती है, जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। वाइब्रेशन उत्पन्न होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो प्राकृतिक हो सकता है या मानवीय हो सकता है। प्राकृतिक होगा तो उसमें टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से ऐसी घटनाएं होती हैं। पृथ्वी के अंदर 7 कुल मिला जुलाकर प्लेटें हैं। उन प्लेटों में अपने में मूवमेंट होता रहता है, जिसके कारण कोई प्लेट किसी प्लेट से टकराती है और पृथ्वी में क्या आ जाता है? वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है। वही वाइब्रेशन क्या करता है? भूकंप उत्पन्न कर देता है। तुम खुद ही सोचो कि यहीं पे अगर पूरा वाइब्रेशन उत्पन्न कर दिया जाए तो सारी चीज़ें हिलना चालू कर देंगी कि नहीं? जब चीज़ें हिलने लगेगी तो अपने स्थान पे टिकेगी? नहीं टिकेगी। वो धीरे धीरे इधर उधर हिलना क्या कर देगी? स्टार्ट कर देगी। इसी को एक वाइब्रेशन प्लेट पर रख दिया जाए तो हिलने कांपने हुए इधर उधर भागना चालू कर देगा कि नहीं? इसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपर जितने भी बने स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे वो पुल हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, वो सब के सब वाइब्रेशन के कारण हिलना चालू कर देते हैं। उनमें क्रैक्स आते हैं और वो गिर जाते हैं। तो भूकंप के इतने खतरनाक प्रभाव होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ टूट टूट कर नीचे आना चालू कर देता है, ये भी उसके खराब इम्पैक्ट में आता है। भारत में भूकंप को 5 जोनों में विभाजित कर कर देखा जाता है। और अभी पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा भूकंप के बारे में। अर्थक्वेक, ठीक है। भूकंप के बारे में बात करेंगे, अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे। मान के चलो ये हो गया पृथ्वी, ठीक है। तो इसके अंदर ये कोर होता है, उसके ऊपर ये लेयर। तो ये है भूपटल। तो भूपटल पे यहाँ पे मान लो वाइब्रेशन का हमें एहसास हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र मतलब जहाँ पे, जैसे अभी यहीं पे भूकंप का हमें झटके महसूस होने लगे तो हम क्या बोलेंगे? इसको अधिकेंद्र। क्या बोलेंगे? अधिकेंद्र, ठीक है। भूकंप जब स्टार्ट होता है तो मुख्यतः 3 वेव वहां से निकलती है, 3 तरंगे। भूकंप के शुरुआती से कितने तरंगे निकलती है? 3 तरंगे। 1 मिनट। और जहां से भूकंप की शुरुआत होती है ना, उसको बोलते हैं भूकंप केंद्र, ठीक है। तो जहां से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? भूकंप केंद्र। और ये भूकंप केंद्र से जब भूकंप की लहरें ऊपर आती है, जब यहाँ पृथ्वी पे सबसे पहले एहसास होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? 3 तरंगे रिलीज होती है। तीनों का नाम सीक्वेंस से याद रखना। PSL। क्या नाम है? PSL। दोबारा राइट डाउन मत करना, यहाँ ध्यान दो सभी लोग। क्या नाम है? PSL। फिर से बोलो। P से प्राइमरी, बोलो। S से सेकेंडरी, और L से लव। L से एक बार और इस क्लास में शायद मैंने भूकंप के बारे में चर्चा किया था। P से, S से, L से लव एक वैज्ञानिक का नाम था, एडवर्ड लव। उन्हीं के नाम पर इस तरंग का खोज एडवर्ड लव ने किया था, जिसके बाद इस तरंग को लव नाम दे दिया गया। तो फिर से बोलो, पहले कौन आता है? फिर सबसे पहले जब भूकंप की उत्पत्ति होती है ना, तो सबसे पहला जो पृथ्वी पर वेव पहुंचता है उसको बोलते हैं प्राइमरी वेव। क्या बोलते हैं? उसके बाद प्राइमरी वेव जैसे ही समाप्त होने वाला होता है तब तक दूसरा वेव आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव। और जैसे ही सेकेंडरी वेव खत्म होता है तो सबसे विनाशकारी, खतरनाक, जो सबसे ज्यादा विनाश को उत्पन्न करता है वो पहुंचता है। इसका नाम भले ही लव है बेटा, लेकिन सबसे ज्यादा डैमेज, पृथ्वी को नुकसान, यहाँ के जीवन को अस्त व्यस्त करने में तरंग का हाथ किसका है? लव का। अब देखो, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। स्पीड क्या होता है? और इसकी तीव्रता सबसे कम होती है। स्पीड ज़्यादा, तीव्रता कम। इसकी स्पीड जो है ना, इससे थोड़ा कम,
इसकी स्पीड इससे क्या होगी, थोड़ा कम, थोड़ा क्या होगा, कम। और तीव्रता इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा। इसकी स्पीड बिल्कुल कम, स्पीड बिल्कुल कम, और तीव्रता सबसे ज़्यादा, तीव्रता इसकी सबसे ज़्यादा। देखो, स्पीड से भूकंप में कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना जल्दी आए समाप्त हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी से फर्क पड़ता है। किसे, तीव्रता से फर्क पड़ता है। जिसकी तीव्रता अधिक वो अधिक खतरनाक, जिसकी तीव्रता कम वो कम खतरनाक। तो मुझे बताओ, P की तीव्रता अधिक है तो खतरनाक P है कि L? इंटेंसिटी ज़्यादा, इंटेंसिटी ज़्यादा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने इसके लास्ट क्लास में भी दिया था कि अगर मैं अपनी गति को, मान के चलो मुझे यहाँ से छात्रों को दंडित करते हुए पीछे तक पहुँचना है, 2-2 स्टिक सबको लगाना है, तो मैं दौड़ के स्टिक लगाते जाऊँ तब ज़्यादा लोगों को मारूंगा कि आराम आराम से रुक रुक के जाऊँ तब ज़्यादा लोगों को मारूंगा? बताओ, एकदम दौड़ के चले जाएं तो कितना लोग पिटाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 गो स्टिक गिरेगा तब तक पीछे पहुँच जाएंगे, है कि नहीं? तो जिसकी स्पीड ज़्यादा वो क्षति कम पहुँचाता है। स्पीड ज़्यादा होगी तो क्षति क्या होगा, कम होगा। तनी स्पीड कम कर ले तो क्षति और उससे ज़्यादा दे देंगे। मतलब स्पीड ज़्यादा हो रही है तो क्षति कम हो रही है, मतलब तीव्रता कम हो रही है। हम एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, स्पीड क्या कर लिए, एकदम स्लो, तो क्षति क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा। तब आराम से सबको देखते हुए चलेंगे, आओ इधर। ठीक है, तो L जो वेव है ये सबसे खतरनाक वेव होती है और पृथ्वी पे सबसे लास्ट में पहुंचती है। बात क्लियर हुआ? P को बोलते हैं प्राइमरी, S को सेकेंडरी और L को लव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी भारत को 5 भूकंप जोन में बांटा गया, उसको भी हम देखेंगे। पहले इसको भूकंप के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। भूकंप का डिफिनीशन लिख देते हैं। भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से होती है। इसके अलावे कुछ अन्य घटनाएं जो भूकंप की स्थिति पैदा कर देते हैं, जैसे इसमें मानवीय और प्राकृतिक दोनों है। जैसे पहाड़ों का टूटना, बड़े बड़े संरचनाओं का गिर जाना, खानों की छत का, बताया था ना, खान नीचे नीचे खोद देते हैं, ऊपर गड्ढा छोड़ देते हैं, छत अचानक गिरेगा तो क्या आता है, भूकंप। खानों की छत का अचानक नीचे गिरना, अचानक नीचे गिरना इत्यादि। ठीक है, पृथ्वी में उत्पन्न कंपन, पृथ्वी में उत्पन्न कंपन मतलब वाइब्रेशन क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। थोड़ा और जानेंगे इसके बारे में, इसको इरेज कर दो। भूकंप की उत्पत्ति जहाँ होती है उसे भूकंप केंद्र, इंग्लिश में ईपी सेंटर कहा जाता है। वहीं सतह पर जहाँ इसका अनुभव होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे
भूकंप की उत्पत्ति के समय 3 तरंगे उत्पन्न होती है। क्या क्या नाम है? पी तरंग, दूसरा एस तरंग और तीसरा एल तरंग। पी को बोलेंगे प्राइमरी तरंग, एस को बोलेंगे सेकेंडरी तरंग और एल को बोलेंगे लौ तरंग। ठीक, इरेज करो। पहला नंबर में लिखेंगे पी तरंग। भूकंप के समय सबसे पहले पृथ्वी सतह पर लिखो पी तरंग पहुंचती है। इसकी गति तेज होती है तथा तीव्रता क्या होती है? कम होती है। दूसरा में लिखेंगे एस तरंग। यह पी तरंग के बाद सतह पर आता है। इसकी गति पी से कम तथा तीव्रता पी से क्या होता है? ज़्यादा होता है। नीचे विजिबल है, देखो तो एल तरंग। यह सबसे अंतिम में आता है। यह सबसे अंतिम में आने वाला विनाशकारी तरंग है। इसकी गति सबसे कम तथा तीव्रता सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो भूकंप के बारे में हम लोगों ने डिफिनीशन देख लिया। देखो, एक भारत में या इसी में आगे लिख लेंगे, भारत में भूकंप के आधार पर क्षेत्रों को 5 जोन में बांटा गया है। हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में लिख लेते हैं, जिसमें बिहार तीसरे जोन में आता है। तीसरा जोन है गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन। ठीक है, तो तीसरे जोन में आता है। देखो, तीसरा जोन भी कभी कभी खतरनाक होता है, क्योंकि 1934 में बिहार में काफ़ी विनाशकारी भूकंप आया था। और इसी समय गांधी जी घूम घूम के क्या बोल रहे थे कि चूँकि हम लोग हरिजनों पे, हम लोग दलितों को सही नज़र से नहीं देखते हैं, इसी के कारण भगवान ने क्या कर दिया? भूकंप ला दिया है। इसीलिए सभी मनुष्यों को एक समान नज़रों से देखा जाए। ठीक है, तो ये था भूकंप के बारे में, बिहार के बारे में मैंने बता दिया। एक पॉइंट और है जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो इस प्रकार से है,
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे अंतिम बिंदु था ना, इसको कहा जाता था इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते थे? इंदिरा पॉइंट। 26 दिसंबर 2004 को एक ऐसा सुनामी आया, इसको पूरा ढक ले गया, इसको पूरा डुबा दिया। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट कब गायब हुआ है? 26 दिसंबर 2004 को। ये जो सुनामी आई थी, चूँकि यहाँ आप लोग देखेंगे मैप में, ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया था, जिसके कारण ये क्या हो गया था? डूब गया था। तो इसमें नोट डाल के लिख लेंगे, 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में भयानक सुनामी आई थी। ठीक है, इसको इरेज करो, फिर थोड़ा सुनामी इसके प्रबंधन के बारे में देख लेते हैं। अब भूकंप के प्रबंधन को देख लेते हैं। तो भूकंप से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? एक तो भूकंप जिस क्षेत्र में आने वाला है उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, उसको पहले से ही पता किया जा सकता है कि इस क्षेत्र में क्या आने वाला है, भूकंप आने वाला है। तो ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को सूचित कर सकते हैं और उन्हें सजेशन दे सकते हैं कि वो किसी सुरक्षित स्थान पे पहुँच जाए। दूसरा ये कि भूकंप जोन के अंदर जो खास तौर पे 5वां, चौथा, तीसरा जोन है, ऐसे जोनों में भूकंप रोधी मकान बनाना चाहिए। भूकंप रोधी मकान सिविल इंजीनियर बनाते हैं और उनके अंदर सारी ये टेक्नोलॉजी भर भर के डाला जाता है ताकि वो भूकंप में उनको नुकसान ना पहुँचे। तो ऐसे क्षेत्रों में भूकंप रोधी मकान बनना चाहिए कि भूकंप का असर उस पर ना पड़े। तीसरा पॉइंट कि जिस भी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उसमें जान माल की कम से कम क्षति हो, इसके लिए सरकार को पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। उसके बाद स्कूली बच्चों जैसे तुम लोग हो, ऐसे छात्रों को भी भूकंप के बारे में जानकारी देना चाहिए कि घरों में अगर भूकंप में अगर हम फंस जाएं तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए कि किसी चौकी या कोई भी मजबूत वस्तु तुम्हारे घर में पड़ी हो उसके नीचे घुस जाओ भूकंप के समय, ताकि ऊपर से छत या कोई भी सामान गिरे तो तुम उसके अंदर सरवाइव कर पाओ। दूसरा चीज़, कभी भी भूकंप जब आए तो कॉर्नर में खड़े होएं, कॉर्नर में खड़े हो जाओ या कॉर्नर में किसी चीज़ को अपने से ढक लो, ताकि कॉर्नर सबसे सुरक्षित रहता है। छत गिरेगा तो साइड से गिरेगा, कॉर्नर क्या होता है, बचा रहता है। ये सब भूकंप के उपाय हो सकते हैं बचने के लिए। तो लिख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट में ये लिखेंगे, भूकंप का पहले ही अनुमान लगाकर उससे बचने के उपाय अपनाना चाहिए। सेकंड, भूकंप जोन में आने वाले क्षेत्रों में भूकंप रोधी मकान बनाए जाने चाहिए। थर्ड, जान माल की कम से कम हानि हो इसके लिए सरकार को पूरा बंदोबस्त करना चाहिए। इसके बाद हम लिखेंगे, स्कूली बच्चों को भूकंप से बचने के उपाय बताना चाहिए। अच्छा, एक बात, बाढ़ आए तो ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए कि नीचे स्थान पे? अब भूकंप आए तो खाली स्थान पे। भूकंप आए तो ये नहीं कि ऊपर स्थान पे चढ़ जाओ, एक बार हिलाएगा चले जाओगे कहाँ पे, नीचे।
या फिर ऊपर से ले चलाओगे नीचे, जब धराशायी होता है तो सब ऊपर से आता है। खाली स्थान पे जाइए। ऐसा भी नहीं कि बहुत तेज लोग होते हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहता है, भूकंप आता है तो बिल्डिंग से उतर के सब के सब रोड पे आते हैं। भाई बिल्डिंग गिरेगी कहाँ, तो सब ऐसे भी मरे हुए। इसलिए सबसे अच्छा रहता है खुले स्थान में जाइए। कहाँ पे? खुले स्थान में। ठीक है, इरेज कर दो इसको। भूकंप के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं सुनामी के बारे में। क्या है? सुनामी। देखिए, भूकंप जब पृथ्वी के सतह पर हो तो उसे क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। भूकंप की उत्पत्ति जब सतह पे होती है तो उसको क्या बोलते हैं? भूकंप। और वहीं भूकंप जब समुद्र के तली में हो जाए तो क्या बोलते हैं? सुनामी। होता क्या है कि मान के चलो कि इस प्रकार से यहाँ बिल्डिंग्स बने हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे समुद्र का जल स्तर है, ठीक, ये है जमीन। ये क्या है? जमीन। तो अगर मान लो भूकंप यहीं उत्पन्न हो जाता है, यहाँ उत्पन्न होगा तो क्या बोलेंगे? भूकंप। समझ में आ रहा है? पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होगा तो भूकंप, और समुद्र के तली में अगर भूकंप उत्पन्न हो जाता है तो इस प्रकार से वेव चलती है। अब वेव आएगी तो इस पानी को क्या कर देगी? ऊपर उठा देगी, और ये पानी ऐसे ऐसे आके यहाँ टकराएगा। टकराने से फिर किधर लौटेगा? पीछे। पीछे लौटेगा तो और इसमें क्या हो जाएगी? टकरा के फिर पीछे लौटेगा। तो भूकंप जब समुद्र की तली में होता है तो उसे सुनामी का नाम दिया जाता है। सुनामी में समुद्र की लहरें कहाँ उठने लगती हैं? ऊपर ऊपर उठना शुरू हो जाती है, और ये लहरें इतनी ऊपर उठने लगती है कि कहाँ पहुँच जाती है? ये लहरें ज़मीन के ऊपर आना चालू कर देती हैं। इनमें तेज़ रफ्तार होता है, हवाओं की गति बढ़ जाती है, जिसके कारण काफ़ी जान माल की क्षति होती है। कई द्वीप को डुबा देता है। अभी तो बताया 26 दिसंबर 2004 को जब आया था तो इंदिरा पॉइंट क्या हो गया? डूब गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऐसे चीज़ों को क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। सुनामी से बचने के क्या उपाय हैं? सुनामी से बचने के बहुत कम ही उपाय हमारे पास हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में हम क्या कर सकते हैं? सरकार के द्वारा एक अनाउंसमेंट, सुनामी का भी पहले से पता चल जाता है कि सुनामी आने वाला है। तो सुनामी जब पता चल जाए कि आने वाला है तो उस इलाके में, जिस इलाके में सुनामी आने वाला है, उस इलाके में पहले ही से लोगों को इत्तलाक कर दिया जाता है कि यहाँ से आप लोग क्या करें? यहाँ से तट वाले क्षेत्र से कहाँ चले जाएं? दूर, क्योंकि समुद्र के भारतीय जो हिस्सा है ये वाला, इसी क्षेत्र में आएगा ना सुनामी। तो तट वाले क्षेत्र में सुनामी आता है। ऐसे क्षेत्रों में क्या किया जाता है कि आप यहाँ से खाली करके कुछ दूर चले जाएं ताकि सुनामी आए। ऐसे में क्या होता है ना, सुनामी में इतनी तेज़ चक्रवात वगैरह भी पैदा हो जाते हैं कि हवाओं से क्या कर देता है? घरों के छत वगैरह भी उड़ा देता है, पेड़ पौधे गिरा देता है, जितनी भी नाव रखी रहती है उसको बहा ले जाता है। खास तौर पे मछुआरों को भी सजेशन दे दिया जाता है कि ऐसे कंडीशन में मछली मारना है अलाउ नहीं है, जो समुद्र में मछली मारता है। ठीक है, तो सुनामी समझ में आ गया? इरेज करके लिख लेते हैं इसको भी। भूकंप की उत्पत्ति अगर पृथ्वी के सतह पर होती है तो उसे भूकंप कहा जाता है। भूकंप की जगह बेटा एक काम करो, कंपन लिख दो, वाइब्रेशन। क्या? कंपन की उत्पत्ति अगर पृथ्वी के सतह पर होती है तो उसे क्या कहेंगे? भूकंप। लेकिन यही भूकंप कहाँ उत्पन्न हो जाए? यही भूकंप समुद्र के तल में उत्पन्न हो जाए तो इसे सुनामी कहा जाता है। सुनामी में समुद्री लहरों की ऊंचाई बढ़ जाती है तथा ये लहरें तट की ओर तेजी से आने लगती हैं। तटीय क्षेत्र में
बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इरेजर लाओ थोड़ा। इसे में लिख लेते हैं, इससे बचने हेतु सुनामी के पूर्वानुमान के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचा दिया जाता है। मछुआरों को मछली मारने से रोक दिया जाता है। ठीक है, तो ये था भूकंप और सुनामी के बारे में हम लोगों ने उसके कारण, टाइप्स और उससे बचने के उपायों को देख लिया। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसको रिवाइज कर दो।